सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है पाठ 13, निक्की, रोजी और रानी। यह क्या है बच्चों? एक संस्मरण है, मतलब कोई घटना की याद की जा रही है। आइए परिचय पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों को अपने परिवार में परिवारजनों की भांति ही सच्चा स्नेह दिया था। अपने उन्हीं प्रेम प्रिय पशु पक्षियों पर उन्होंने अनेक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण उनकी बाल्य अवस्था की स्मृतियों का सजीव व सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब बच्चों, जो महादेवी वर्मा है ना, अपने परिवारजनों की भांति उन्होंने पशु पक्षियों पर भी ऐसे ही प्यार लुटाया है, उनके साथ भी वही व्यवहार किया है। तो चलिए बच्चों, संस्मरण को पढ़ते हैं। मानवीय संवेदना यदि चाहे तो पूरे विश्व से एकात्मक स्थापित कर सकती है। भावनाओं का गहन प्रभाव सभी पर समान रूप से होता है। मेरे बचपन के कोहरे में जो रेखाएं आपने संपूर्ण ममत्व के विविध रंगों में उदय होने लगती हैं, उनके आधारों में तीन ऐसे भी जीव हैं जो मानव समष्टि के हृदय न होने पर भी मेरी स्मृति में छपे से हैं। निक्की, नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। मतलब देखो, जो मानवीय संवेदना यदि विश्व में जो एकात्मक स्थापित करती है ना, वे भावनाओं का गहन प्रभाव भी सभी पर समान रूप से होता है। मतलब मेरे बचपन यानी कि जो लेखिका है वह अपने बचपन की कोहरे में जो रेखाएं, जो एक धुंधले हो गया है वो बचपन, उसमें जो रेखाएं हैं, अपने ममत्व को कई रंगों में, विभिन्न रंगों में उदय होने लगती है। मतलब उनके अंदर जो ममत्व था वो कई रंगों में उदय होता है उनके बचपन में। उनके आधारों पर तीन ऐसे जीव थे जो मानव समष्टि के सदस्य न होने पर भी, मतलब वो जो तीन जानवर थे वो मानव योनि में नहीं थे, इंसान नहीं थे, लेकिन फिर भी वह क्या थे? महादेवी वर्मा के लेखिका के दिल के बहुत ज्यादा करीब थे। आइए कौन कौन थे? निक्की नेवला था, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। ठीक है बच्चों, ये उन जानवरों के नाम है। ठीक है। रोजी की जैसे ही आंखें खुली वैसे ही वह मेरे 5वें जन्मदिन पर पिताजी के किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा मुझे उपहार रूप में भेंट कर दी गई। मतलब 5वें जन्मदिन पर जैसे ही निक्की की आंख खुली थी, तो 5वें जन्मदिन पर पिताजी के किसी राजकुमार विद्यार्थी द्वारा उसे उपहार में क्या मिली थी बच्चों? रोजी। अब स्वाभाविक ही था कि हम दोनों साथ ही बढ़ते। रोजी मेरे साथ दूध पीती, मेरे खटोले पर सोती, मेरी लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर घूमती और मेरे खेलकूद में साथ देती। वस्तुतः वह मेरे पशु प्रेम का आरंभ रोजी के सहचर्य से ही माना जा सकता है, जो 13 वर्ष की लंबी अवधि तक अविच्छिन्न रहा। रोजी जो एक कुतिया है, वह उन महादेवी वर्मा को उपहार में मिली उनके जो पिताजी थे उनके एक शिष्य राजकुमार के द्वारा। अब वह क्या थी? उनको मिली। उसके साथ महादेवी वर्मा जो थी वह खेलती थी, खाती थी, घूमती थी। अगर हम कहें कि शुरुआत उनके पशु प्रेम की रोजी से ही हुई तो गलत नहीं होगा। 13 वर्ष की आयु आयु तक जो उसका जीवन काल रहा बच्चों, 13 वर्ष का रहा। और उस 13 वर्ष के जीवन काल में उसने रोजी से बहुत कुछ सीखा। रोजी सफेद थी, किंतु उसके छोटे सुड़ैल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजों का अग्रांश कत्थई रंग का होने के कारण उसमें कत्थई किनारी वाली सफेद साड़ी की धवल रंगीनी का आभास मिलता था। वह छोटी पर तेज तैयर जाति की कुतिया थी, और कुछ प्रकृति से और कुछ हमारे सहचर्य से श्वान दुर्लभ विशेषताएं उत्पन्न हो जाने के कारण घर में उसे बच्चों के समान ही वात्सल्य मिलता था। हम सब ने तो उसे ऐसा साथी मान लिया था जिसके बिना ना कहीं जा सकते थे और ना कुछ खा सकते थे। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि उसका जो रंग था रोजी का, वो क्या था? सफेद था। उसके सुडौल कान थे, छोटे थे, और पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजों का अग्रांश भाग कत्थई रंग का था। और कत्थई रंग होने के कारण किनारी वाली सफेद साड़ी की धवल रंगीनी का आभास मिलता, जैसे धारियों वाली साड़ी हो। फिर बच्चों, वो छोटी थी लेकिन तेज तैयर जाति की कुतिया थी वह, और कुछ प्रकृति से और कुछ हमारी देखभाल से
वो क्या थी, श्वान दुर्लभ विशेषताओं के उत्पन्न हो जाने के कारण वह घर में उसे सब बच्चों के जैसे प्यार करते थे। ठीक है, हम सब ने उसे एक ऐसा साथी बना लिया जिसके जिसके बिना ना कहीं जाया जा सकता है, ना ही कुछ खाया पिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे आप देख सकते हैं, यह है रोजी। किस प्रकार इसके सिर में, कान में और इसके पैरों में ये कत्थई रंग की है धारियां। ठीक है बच्चों, उस समय पिताजी इंदौर के डेली कॉलेज, जो कि राजकुमारों का विद्यालय था, उसमें के वाइस प्रिंसिपल थे और हम सब छावनी में रहते थे, जहां दूर तक कोई बस्ती ही नहीं थी। हमें पढ़ाने वाले शिक्षक प्रातः और संध्या के समय आते थे। इस प्रकार दोपहर का समय हमारे लिए अवकाश का समय था, जिसे हम अति व्यवस्थता में बिताते थे। अब बच्चों, जो पिताजी थे उनके, वो डेली कॉलेज, जो कि एक राजकुमारों का विद्यालय था, वहां पर वाइस प्रिंसिपल थे। और जो इनके शिक्षक है वो सुबह और शाम को आते थे, और दोपहर का समय इनके लिए फिर अवकाश का समय होता था, जिससे वह बहुत ज्यादा व्यस्तता में बिताते थे, बहुत बिजी होकर के वो बिताते थे। सबसे छोटा भाई तो हमारी व्यस्तता में साथ देने के लिए बहुत छोटा था, परंतु मुझसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई दोपहर भर बया चिड़ियों के घोंसले तोड़ते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छिमियां बीनते घूमते रहते। ग्रीष्म में जब हवा ठहर सी जाती थी, वर्षा में जब वातावरण गलकर बरसने सा लगता था, और शीत में जब समय जम जाता था, हमारी व्यस्तता एक रस क्रियाशील रहती थी। घूमते घूमते थक जाने पर हमारा प्रिय विश्रामालय आम के वृक्षों से घिरा एक सूखा पोखर था, जिसका ऊंचा कगार पेड़ों की छाया में 8-9 फुट और खुली धूप में 4-5 फुट के लगभग गहरा था। कोई कोई आम के पेड़ों की शाखाएं लंबी, नीची और सूखी पोखर पर झूलती सी थी। सूखी पत्तियों ने झर-झर कर सूखी गहराई को कई फुट तक भर डाली थी। हम तीनों डाल पर बैठकर झूलते रहते, या रॉबिन्सन क्रूसो के समान अपने समतल समुद्र के गहरे टापू की सीमाएं नापते रहते। घूमने के क्रम में यदि हम मकोई का पौधा या करौंदे की झाड़ी फूली फूली मिल जाती, तो नंदन वन की प्रतीति होने लगती थी। मतलब देखो बच्चों, क्या होता है, जो सबसे छोटा वाला भाई था महादेवी वर्मा का, उनका व्यस्तता मतलब बिजी रहने में, उनका साथ देने में बहुत ज्यादा माहिर था। छोटा भाई दिन भर बया के क्या करता था, घोंसले तोड़ता और बबूल की सूखी लकड़ी और बीजों के कारण जो बजने वाली जो झिमियां बीनते हैं ना, वह वो बीनते थे। और जब ग्रीष्म में, गर्मी में हवा ठहर जाती थी, गर्म हवा चलती थी, वर्षा में जब वातावरण गल कर खिड़ने यानी बरसने लगता था, और शीत में जब समय जम सा जाता था, वह हर समय क्या करते थे बच्चों, व्यस्त ही रहते थे। दोपहर के समय घूमते घूमते जब वह थक जाते थे, तो विश्रामालय आम के वृक्षों से घिरा एक सूखा पोखर था, वहीं पर जाकर के बच्चों विश्राम करते थे। अब जिसका ऊंचा कगार पेड़ों में 8 या 9 फुट और खुली धूप में 4-5 फुट के लगभग गहरा था। क्या बच्चों, वह पोखर, जो कि एक सूखा पोखर था। ठीक है, कोई कोई आम के पेड़ों की शाखाएं लंबी, नीची और सूखे पोखर पर आ लटकती थी। ठीक है, अब तीनों क्या करते थे, झर झर कर उसकी जो टहनी थी उस पर झूला करते थे। ठीक है, या फिर रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि अपने टापू को नापता है, उसको बहुत उसकी खोजबीन करता है, एक्सप्लोर करता है, और उसी प्रकार अपने समतल यानी कि प्लेन्स, सामान्य मैदानी जगह के जो समुद्री गहरे टापू की सीमाएं हम भी नापते रहते थे। घूमने के क्रम में यदि पौधे मिल जाए, झाड़ी की या करौंदे का पौधा मिल जाए जिसकी फूली फूली झाड़ी मिल जाती थी, तो बच्चों वह नंदन वन की प्रतीति होती थी, मतलब वह तो फिर और भी व्यस्त हो जाते थे। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती थी। जब हम डाल पर बैठते झूलते रहते, वह कगार के सिरे पर हमारे पैरों के नीचे बैठी कूदने के आदेश की आतुर प्रतीक्षा करती रहती। मतलब जब बच्चे डाल पर कूदते थे, वह जमीन पर कूदती थी। जब हम पोखर की परिक्रमा करते, वह हमारे आगे आगे मानो राह दिखाने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती थी। मतलब बच्चे पीछे पीछे और रोजी आगे आगे दौड़ती थी। जब हम मकोई और करौंदे एकत्र करने लगते, तब वह किसी झाड़ी की छाया में बड़े विरक्त भाव से बैठी रहती, हमारा जैसे कि वो इंतजार करती रहती। ऐसा कौन बोलती है, लेखिका कहती है।
गर्मी के दिनों में आम के पेड़ों से छोटी बड़ी अंबियां हवा के झोंकों से गिरती रहती और उनके गिरने के स्वर के साथ रोजी सूखे पोखर में कूदती और पत्तियों के सरसराहट भरे समुद्र में से उसे खोज लाती थी। क्या अम्बियां, छोटी छोटी अम्बी होती है ना बच्चों, जो हवा के कारण गिर जाती है, वह सरसराते हुए पोखर में, सूखे पोखर में कूद पड़ती और पत्तियों के सरसराहट में से वह उनको भी ढूंढ ले आती थी। ठीक है बच्चों। दोपहर को पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्य में या छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहती। रामा बाजार चला जाता और कल्लू की माँ या तो सोती या मांझ मांझ कर बर्तन चमकाने में दत्तचित्त रहती। वे सब समझते कि हम लोग या तो अपने कमरे में सो रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन बच्चों, जब दोपहर में पिताजी अपने कामों में व्यस्त रहते थे तो माताजी घर के कामों में व्यस्त रहती थी और या तो मेरे छोटे भाई की देखभाल करती थी। कल्लू की माँ या तो सोती या तो मांझ मांझ करके बर्तन चमकाती रहती थी और सब लोगों को लगता कि या तो हम कमरे में सो रहे हैं या तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पर हम कुछ ऊंची खिड़की की राह से पहले रोजी को उतार देते, फिर एक एक करके तीनों बाहर बगीचे में उतर के करौंदे की झाड़ियों में छिपते छिपते अपने उसी सूने मुक्ति लोक में पहुंच जाते। तीन में से किसी को भी कमरे में छोड़ना शंका से रहित नहीं था, क्योंकि वह बिस्कुट, पेड़ा, बर्फी आदि किसी भी उत्कोच के लोभ में मुखबर बन सकता था। परिणामतः तीनों का जाना अनिवार्य था। रोजी भी हमारे संप्रदाय में दीक्षित हो चुकी थी, अतः वह भी आती थी। हमारे अभियान के रहस्य को वह इतना अधिक समझ गई थी कि दोपहर होते ही खिड़की से कूदने को आकुल होने लगती और खिड़की से उतार दिए जाने पर नीचे बैठकर मनोयोग्य पूर्ण हमारा उतरना देखती रहती। कभी खिड़की से कूदते समय हम में से कोई उसके ऊपर गिर पड़ता, पर वह ची करना भी नियम विरुद्ध मानती थी। मतलब बच्चों देखो, क्या होता है बच्चों कि दोपहर में वो खेलते थे, जो खिड़की थे उससे बारी बारी से कूद करके बाहर जाते थे और करौंदे के पेड़ से खेलते थे, कभी झाड़ियों में खेलते थे। ऐसे ही वह खेल खेल कर अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। और जो उनकी जो रोजी थी ना बच्चों, उनके जो समूह में इस प्रकार घुस गई थी, इस प्रकार वह उसकी आदी हो गई थी, दोपहर होते ही वह कूदने की राह देखने लगती। जैसे ही वह ऊपर कूद जाती थी तो फिर वह क्या करती थी बच्चों, अब बाकी अपने साथियों का, तीनों बच्चों का कूदने का इंतजार करती। यदि गलती से कोई उसके ऊपर भी कूद जाता था तब भी वह ची करना विरुद्ध मानती थी, नहीं करती थी ची भी। ऐसे ही एक स्वच्छंद विचरण के उपरांत जब हम आम की डाली पर झूल झूल कर अपने संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे, तब एक आम गिरने का शब्द हुआ और रोजी नीचे कूदी। कुछ देर तक वह पत्तियों में न जाने क्या खोजती रही। फिर हमने आश्चर्य से देखा, वह मुंह में नकुल शिशु को दबाए हुए ऊपर आ रही है। पत्तियों में से छोटा मुंह निकालकर उसने जैसे ही बाहर विस्मय दृष्टि डाली, वैसे ही अपने आप को रोजी के छोटे मुख विवर में पाया। निरंतर बिना दांत चुभाए कच्ची अंबिया लाते लाते रोजी इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि उस बुलबुलाते जीव को भी सुरक्षित हम तक ले आई थी। अब देखिए बच्चों, जैसे ही वह अंबिया लेने के लिए उस पोखर वाले सूखी जगह में गई तो वह क्या देखती है, वह सरसरा के उसे लगा कोई अंबिया गिरी है और वह भागकर पत्तों की सरसराहट में से कुछ मुंह पर दबा के लाई। लेकिन वो कोई छोटा सा जीव था, कोई अंबिया नहीं था। अंबिया लाते लाते उसे इतना अभ्यास हो गया था कि वह उस जीव को भी बिना हानि पहुंचाए हम तक ले आई थी। आकार में वह गिलहरी से बड़ा ना था, पर आकृति में स्पष्ट अंतर था। भूरा चॉकलेटी रंग, काली कत्थई आंखें, नरम नरम पंजे, गुलाबी नन्हा मुंह, रो में छुपे हुए नन्ही सीपियों से कान, सब कुछ देखकर हमें वह जीवित नन्हा खिलौना सा जान पड़ता था। रोजी ने उसे हौले से पकड़ा था, पर बचने के संघर्ष में उसके कुछ खरोंचे लग ही गई थी। चोट की अधिकता से वह निश्चेत था। उसे पाकर हम सब इतने प्रसन्न हुए कि घोंसले, चिकने पत्थर, जंगली कनेर के फूल आदि का अपना विचित्र संग्रहालय छोड़कर उसे लिए हुए घर की ओर भागे। उस समय की उत्तेजना में हम अपने अज्ञात भ्रमण की बात भूल गए, परंतु माँ ने यह नहीं पूछा कि वह छोटा जीव हमें कहाँ मिला और कैसे मिला। अब देखो बच्चों, वह आकार में कैसी थी बच्चों, वह गिलहरी जैसी थी आकार में, और आकृति में स्पष्ट अंतर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वह बहुत ही छोटी थी। हालांकि जो उनकी रोजी थी वह उन्हें बहुत ही बचा कर लाई थी, संभाल कर लाई थी, लेकिन बचने की, निकलने की चेष्टा में थोड़ी बहुत खरोंचे लग गई जिससे वह बेहोश हो गई थी। अब बच्चों क्या था, आकार उसका स्पष्ट नहीं था, भूरा चॉकलेटी रंग था उसका। कैसा रंग था बच्चों,
भूरा चॉकलेटी रंग था उसका, काली कत्थई आंखें थी, नरम नरम पंजे थे, गुलाबी नन्हा मुख, रोह में छुपे हुए नन्ही सीपियों से कान थे। सब कुछ देखकर वह जीवित नन्हा खिलौना सा जान पड़ता था, छोटा सा था। रोजी ने उसे हौले से पकड़ा था, फिर भी उसे कुछ चोटें लग गई थी, क्योंकि वह निश्चेत था और सभी जो बच्चे थे वो जंगली खनेर और जो उनकी अपनी विचित्र समझाने चल रही थी, वह सबको वहीं छोड़कर वह उसे लेकर के घर की ओर गए। परंतु माँ ने उन्हें इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं डांटा था और यह पूछा भी नहीं कि यह कौन है, कहाँ से लाए हुए जीव। उन्होंने जीव जंतुओं को ना सताने के संबंध में लंबा उपदेश देने के उपरांत उसके नकुल माता पिता के पास बिल में रखाने का आदेश दिया। बोला कि जानवरों को चोट नहीं पहुंचानी और यह ज्ञान देकर के उन्होंने कहा कि उसे उठाओ और अपने माता पिता के उसके छेद यानी बिल के पास रख आओ। अब तो उस लघु प्राणी का हमारे अतिरिक्त कोई आश्रय ही नहीं रहा। प्रसन्नता पूर्वक हमने अपने खिलौनों के छोटे बॉक्स को खाली कर उसमें रुई और रेशमी रुमाल बिछाया और फिर अनुनय विनय कर और उसके सब आदेश मानने का वचन देकर रामा को उसे रुई की बस्ती से दूध पिलाने के लिए राजी किया। इस प्रकार हमारे लघु परिवार में एक लघुतम सदस्य सम्मिलित हो गया। बच्चों वो इतना छोटा था कि उसे दूध पिलाने के लिए भी रुई की से मदद लेनी पड़ रही थी। अब देखो, अब उनके बच्चों के अतिरिक्त उसका कोई और आश्रय ना था, वह उनके परिवार में फिर शामिल हो गया। अब उसके लिए क्या तैयारी करेंगे, रेशमी रुमाल बिछाया, अनुनय विनय किया, अब उसके बाद उसे दूध पिलाया गया। बहुत छोटा सदस्य था वह उनके इस परिवार का। जब रामा की सतर्क देखरेख में वह कुछ दिनों में स्वस्थ और पुष्ट होकर हमारा समझदार साथी हो गया, तब हम रामा को दिए वचन भूलकर फिर पूर्ववत अराजकतावादी बन गए। जब वो थोड़ा ठीक हो गया, फिर क्या बन गए, हम दोबारा से अपने मन मौजी अराजकतावादी बन गए, मतलब बातें सुनना बंद कर दिया। माँ ने उसका नाम रखा नकुल, जो उसकी जातिवाचक संज्ञा का तत्सम रूप था, किंतु न जाने संक्षिप्तीकरण की किस प्रवृत्ति के कारण हम उसे निक्की पुकारने लगे। माँ ने उसका नाम क्या रखा था बच्चों, नकुल, लेकिन हम पता नहीं उसे किस प्रवृत्ति के कारण उसे निक्की बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे बच्चों, निक्की, जो कि नकुल जो था जातिवाचक संज्ञा का तत्सम रूप था। पालने की दृष्टि से नेवला बहुत स्नेही और अनुशासित जीव है। गिलहरी के खाने योग्य कीट पतंगा, फल फूल आदि कोई खाद्य खाकर वह अपने पालने वालों के साथ चौबीसों घंटे रह सकता है। जेब में, कंधे पर, आस्तीन में, बालों में, जहां कहीं भी उसे बैठा दिया जाता, वह शांत स्थिर भाव से बैठकर अपनी चंचल पर सतर्क आंखों से चारों ओर की स्थितियां देखता परखता रहता। मतलब बच्चों, जो नेवला था ना, नेवला क्या होते हैं, बहुत अनुशासित जीव होते हैं। गिलहरी के जो खाने योग्य कीट पतंगा, फल फूल आदि कोई खाद्य खाकर वह अपने गिलहरी वाला भोजन ही मतलब वह खाते हैं और कहीं पर भी रह लेते हैं, आस्तीन में रह लेते हैं, जेब में, कंधे पर और बालों में भी, कहीं जहां पर भी रहते हैं, और वह बड़ी समझदारी से आसपास के सारे दृश्य को देखते रहते हैं। ठीक है, स्थितियां देखते और परखते रहते हैं। निक्की मेरे पास ही रहता था। निक्की या तो मेरे दुपट्टे में की चुन्नट में छिपा हुआ झूलता रहता था या गर्दन के पीछे चोटी में छिपकर बैठता और कान के पास नन्हा मुंह निकालकर चारों ओर की गतिविधियां देखता। रोजी का कार्य तो हमारे साथ दौड़ना ही था, परंतु निक्की इच्छा होने पर ही अपने सुरक्षित स्थान से कूदकर दौड़ता। एक दिन जैसे ही हम खिड़की से नीचे उतरे, वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास घास में एक लंबे लंबे काले सांप को देख लिया। वह कूदकर उसके पास पहुंच गया। हमने आश्चर्य से देखा कि निक्की पिछले दो पैरों पर खड़ा होकर सांप को मानव चुनौती दे रहा है और सांप हवा में आधा उठाकर फुंकार रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्या घटना होती है कि निक्की जो नेवला था, वह बच्चों मेरे दुपट्टे की चुन्नटों में रहता था। ठीक है, जब वह कुछ सुरक्षित वातावरण देखता तो वह क्या करता, नीचे आ जाता, अन्यथा मेरी चोटी में झुककर बैठा रहता था। पास में नन्हा सा मुंह निकाल करके आसपास के वातावरण को क्या करता था, वह मुआयना करता रहता था। पर जब उसकी इच्छा होती तभी वह सुरक्षित स्थान पर कूद के आ जाता था। अब निक्की की जो सतर्क आंखें थी, उनमें से जो गुलाब की क्यारियों के पास एक काला सांप था, उसने उसको देखा और वह वहां से कूद करके वहां चला गया, पिछली दो टांगों पर खड़ा होकर, जैसे मानो वह सांप को चुनौती दे रहा हो, और सांप भी खड़ा होकर के पूरा फुंकार रहा था।
निक्की को सांप ने मार डाला समझकर हम सब चीखने पुकारने और सांप को पत्थर मारने लगे। यदि हमारा कोलाहल सुनकर रामा न आ जाता तो परिणाम तक दुखद भी हो सकता था। अब देखो, हम सबको लगा कि जो नेवला है यानी कि जो निक्की है उसको जो सांप है वह मार डालेगा, और हम सब चीखने चिल्लाने उस पर पत्थर मारने लगे सांप पर। यह सब सुनकर रमा न अगर आता तो फिर दुखद हो सकता था समाचार कि वह यही हो जाता। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ देख सकते हो किस प्रकार जो नेवला है यानी निक्की इधर आया है, और जो ये सांप है ये किस प्रकार इसको फुंकार रहा है। और ये रोजी है और यह हमारी लेखिका। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। उस दिन प्रथम बार में हमें ज्ञात हुआ कि हमारा बलिष्ठ भर का निक्की कई फुट लंबे सांप से लड़ सकता है। मतलब उस दिन उनको क्या एहसास हुआ कि जो हमारा बलिष्ठ भर का मतलब छोटा सा जो निक्की है वह फुट भर लंबे सांप से लड़ सकता है। रमा के कारण इस असमय युद्ध का अंत देखने के लिए तो हम बाहर खड़े ना रह सके, परंतु जब निक्की खिड़की पर आके बैठा तो हमने झांककर सांप के कई खंडों में सांप को कटा देखा। निक्की के मुंह में विष न लगा हो इस भय से रमा ने उसका मुंह पानी में डुबो डुबो कर धोया, फिर दूध दिया। सांप जैसे बिस्तर को खंड खंड करने की शक्ति रखने पर भी नेवला नितांत निर्विष है। जीव जगत में जो निर्विष है वह विष से मर जाता है, और जिसमें अधिक मारक विष है वह कम मारक विष वाले को परास्त कर देता है, पर नेवला इसका अपवाद है। यह विष रहित होने पर भी न सर्प के विष से मरता है और न ही संघर्ष में विषधर से परास्त होता है। अब उस दिन हमें ज्ञात हुआ कि जो छोटा सा हमारा नेवला है वह फुट भर लंबे सांप को मार सकता है। रमा के इस जो बीच में रमा आ गया तो हमने पूरा युद्ध नहीं देखा, लेकिन जब हमने खिड़की से देखा तो सांप के कई टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे, और वो जो टुकड़े थे वो निक्की ने किए थे। अब जो रमा था वह डर के कहीं इसके मुंह में खून लगा है, कहीं विष भी ना लगा हो, तो पानी में डुबो डुबो करके उसका मुंह धोया और उसे पीने के लिए दूध दिया। लेकिन वह विषधर ना होकर के भी उसने विषधर को कई खंडों में बांट कर उसका अंत कर दिया। तो जो जीव जगत में जो निर्विष है वह विष से मर जाता है, और जिसमें अधिक मारक विष है वह कम मारक विष वाले को परास्त कर देता है। लेकिन नेवला क्या था, इन सब का अपवाद था, मतलब इसको झूठा साबित कर रहा था। वह विष रहित होने पर भी सर्प के विष से नहीं मरता है और ना ही उससे परास्त होता है। नेवला सर्प की तुलना में बहुत कोमल और हल्का है। यदि सांप चाहे तो उसे अपनी कुंडली में लपेटकर चूर चूर कर डाले, फुत्कार से मूर्छित कर दे, परंतु वह नेवले के फूल से हल्केपन और बिजली जैसी गति से परास्त हो जाता है। नेवला ना उससे दर्शन का अवसर देता है, ना व्यू रचना का अवकाश, और अपनी लाघवता के कारण नेवले को ना विशेष अवसर चाहिए ना सुयोग। मतलब कहने का कि नेवला है जो वो देखते ही सांप पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है और उसे परास्त कर देता है। कहने को नेवला क्या है बच्चों, बहुत छोटा है, कोमल मुलायम जानवर है, लेकिन वह लंबे सांप को मारने की शक्ति रखता है, वह उन्हें मार सकता है। जो नेवला है बच्चों, उसको अगर सांप चाहे तो अपनी कुंडली में दबा करके उसे मार सकता है, लेकिन फिर भी वह उससे हार जाता है। और इस प्रकार जो सांप है उसे व्यू रचना का, उसे आक्रमण करने का अवसर नहीं देता, वह उससे अलग रहता है, और ना ही नेवले को कोई सुयोग्य अवसर चाहिए। इसी बीच में बाबूजी ने मुझे शहर के मिशन स्कूल में भर्ती करने का निश्चय लिया। इस योजना से तो हमारे समस्त कार्यक्रम के ध्वस्त होने की संभावना थी। अतः हम सब अत्यंत दुखी और चिंतित हुए, परंतु विवशता थी। इस बीच क्या हुआ, जो बाबूजी थे हमारे, उन्होंने शहर के मिशन स्कूल में भर्ती कराने का मुझे निश्चय ले लिया। और इससे क्या था, जो हमारा समूह था, जो हमारी टोली थी, उसमें उसके टूटने का खतरा हो गया। ठीक है बच्चों, उसके ध्वस्त होने का खतरा हो गया, और हम सब क्या हुए, अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। निक्की सदा के समान मेरे साथ था, तथा बापूजी के आदेश से उसे घर पर ही छोड़ देना आवश्यक हो गया। मिशन स्कूल पहुंचकर देखा कि वह सिकरम की छत पर बैठकर वहां पहुंच गया है, और तो कपड़ों में छिपा कर भी भीतर ले जाने में मुझे सफलता मिल गई, परंतु कक्षा में उसे मेरे पास देखकर जो कोहराम मचा उसने मुझे स्तंभित और अवाक कर दिया।
निरुपाय मैंने उसे फाटक से चार दीवारी तक फैली लता में बैठा दो दिया, परंतु उसके खो जाने की शंका से मेरा मन पढ़ाई लिखाई से विरक्त ही रहा। मतलब बच्चों देखो, जो निक्की है सदा के समान उसके साथ ही रहता था। किसके साथ? लेखिका के साथ। अब बाबूजी के आदेश से वह विद्यालय तो चली गई थी, लेकिन क्या था, पिताजी के आदेश से उसे घर में ही छोड़ देना उचित था। लेकिन वह क्या देखती है कि वह शिकरम की छत पर बैठा वहां पहुंच गया था निक्की के साथ, और फिर कपड़ों में छिपकर भीतर ले जाने में भी वह लेखिका जो है कामयाब रही। फिर निरुपाय मैंने से फाटक की चार दीवारी की लता जो थी वहां पर पहुंचा दिया, क्योंकि जो कक्षा में उसको देख करके बच्चों का बहुत ज्यादा कोहराम मच गया था। ठीक है। और लेकिन जब उसने उसको बिठा दिया लता में, तब उसके खो जाने से उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा खलल यानी बाधा पड़ गई। ठीक है बच्चों। आने के समय जब निक्की कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठा, तब आनंद के मारे मेरे आंसू आ गए। तब से नित्य यही क्रम चलने लगा। जब छुट्टी हुई स्कूल के बाद उसे कंधे पर आकर बैठ गया, और फिर बाद में यही क्रम जो है रोज चलने लगा। प्रतिदिन मुझे पहुंचाने और लेने रामा आता था, और वह पालक के नाते निक्की के प्रति बहुत सभ्य था। अतः मार्ग भर निक्की मेरी गोद में बैठकर आता था, और मिशन के फाटक की लता में या बाड़े में घूम घूम कर मेरी पढ़ाई लिखाई के घंटे बिताता था। छुट्टी होने पर मेरे फाटक पर पहुंचते ही उसका कूदकर मेरे कंधे पर बैठ जाना इतना नियमित था और निश्चित था कि उसमें कुछ मिनटों का हेर फेर भी कभी नहीं हुआ। मतलब जब कक्षा होती, पढ़ाई होती, पढ़ाई के बाद वह सुबह सुबह निक्की की गोद में बैठ करके आता, फिर बगीचे में यहाँ वहां टहलता जब तक उसके स्कूलों के घंटे चलते। फिर उसके बाद जब उसका स्कूल खत्म होता तो फिर आकर के वह उसके कंधे पर बैठ जाता बिना मिनटों की देरी किए भी। इसके उपरांत हमारे परिवार में एक सबसे बड़ा जीव सम्मिलित हुआ। रियासल रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया पर घूमते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो एक सबसे बड़ा जीव सम्मिलित हुआ रियासत में, और इसके बाद क्या सम्मिलित, एक सबसे बड़ा जीव सम्मिलित हुआ उनके परिवार में। वह कौन था? रियासत का इंदौर में शानदार घोड़ों की सवारी पर का आधिक्य था, और जो अंग्रेजों के जो बच्चे थे छोटे छोटे, वह गधों यानी टट्टुओं यानी सफेद गधों पर घूमने का वहां पर चलन था। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे यहाँ छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने अपने बाबूजी से कहा कि सबके पास घोड़े हैं, हमें भी छोटा घोड़ा होने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है बच्चों। बाबूजी ने हंसते पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? कुछ दिन बाद हमने पास देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने ले जाने के लिए दीवाल में एक नया दरवाजा लगाया गया, और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक रईस रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य सभी साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई नौकर रखा गया। अब देखो बच्चों, बाबूजी हंसते हैं और फिर कुछ दिनों बाद एक चॉकलेटी रंग का जो टट्टू था वह आंगन में बंधा दिखता है। पिताजी कहते सफेद टट्टू पर बैठोगे, और उसके बाद आंगन में चॉकलेटी टट्टू दिखता है। अब उसको ले आने के लिए दरवाजा पर्याप्त ना था, तो दीवार में क्या किया बच्चों, एक छेद किया गया, दरवाजा लगाया गया, दीवार में दरवाजा लगा करके उसके आने जाने की व्यवस्था की गई। और उसके लिए कौन रखा गया? उसकी देखभाल के लिए बच्चों एक साइस रखा गया जो कि क्या करता था, उसकी देखभाल करता था। अब उसके आ जाने से उसके परिवार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। सब बच्चे बहुत उत्साहित और आतंकित हो गए। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था, और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम पर 4-5 दिन से
उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूम रहे हैं, रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रमा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। अब देखो बच्चों, जो रमा है ना, वो वास्तव में उनका नौकर है, लेकिन वह उससे डांट भी खाते और कभी कभी वो उनके बच्चों के कान भी खींच लेता है, क्योंकि वह बड़ा है और कहीं ना कहीं भले के लिए ही डांटता है। जो उनकी खिड़की है वो दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे वो रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो पाते थे। बाबूजी से यह सुनकर कि वो टट्टू उनकी ही सवारी के लिए आया है, फिर भी वे उनसे 4-5 दिन तक रुष्ट रहे। अंत में जो टट्टू था उसने उनकी मित्रता प्राप्त ही कर ली। राजा से पूछने पर रमा से पूछने पर पता चला कि उसे क्या करके बुलाते हैं, ताज रानी कहकर बुलाते हैं। क्या करके बुलाते हैं बच्चों, ताज रानी। हम बार बार सोचते कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। मतलब बच्चों, वो सोचते थे कि अगर वो कुछ और छोटी होती तो निक्की और रोजी के जैसे उसको भी वह अपने कमरे में रख लेते, बाहर नहीं रखते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। कौन सा कार्यालय बना अराजकता का? जो अस्तबल है, जहां पर वह रानी यानी ताज रानी, जिसको रानी बोल रहे हैं ये लोग, वह रहती थी। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवारी में एक खुली अलमारी और कई आले ताखे थे। उनमें उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे एक ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। बच्चों, क्या था, घोड़े बांधने के लिए तो अस्तबल था नहीं, बरामदे में ही उसे बांधने की व्यवस्था की गई, क्योंकि वह बरामदा था इसलिए वहां पर कई सारे अलमारी आरे जो है बने हुए थे। अब बाकी जो बच्चे थे और जो 2 जानवर और थे वो भी वहीं पर आकर रहने लगे, क्योंकि वह उसको कमरे में नहीं ले जा पा रहे थे रानी को। अब देखिए, वह उसको मिठाई और तरह तरह की चीजें खिला खिला करके उसको क्या बना लिया, उसको अपने उसकी गर्दन में झूल कर, उसके कानों में फूल लगा करके और उसको बिस्कुट मिठाई आदि सारी चीजें खिला खिला कर क्या बना लिया, उसको भी अपना दोस्त बना लिया है। ठीक है। और जब भी वह उन्हें नहीं देखती तो वह क्या करती, पैर पटकने लगती और जोर से हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। अब देखो बच्चों, क्या था, उस पर घुड़सवारी के लिए जीन बनवाई गई, घुड़सवारी करना उस पर प्रारंभ हुआ। ठीक है बच्चों। अब बहन के लिए सामान पर छोटी सी जीन मंगवाई गई और भाई के लिए चमड़े वाली घेरेदार जीन बनवाई गई, जिससे अगर उसका संतुलन खराब भी होता है उसका रानी का, तब भी वह नहीं गिरते, ऐसी जीन बनवाई गई बच्चों। अब फिर क्या था, बाहर चबूतरे पर खड़े होकर के बारी बारी से आरूढ़ होते, मतलब उस पर सवारी करते और छुट्टन भी साथ में दौड़ता और उनकी सवारी करवाता था, हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटते पर या तीसरे पहर या संध्या के समय मेरे साथ ये कार्यक्रम दोहराया जाता है, मानी के हमारी लेखिका जाती थी। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक दिन छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर तलवार सवारी करके बारी बारी से अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। अच्छा बच्चों, अब देखो, परंतु ऐसी सवारी
विद्रोही प्रकृति से कैसे संतुष्ट हो सकती थी। जो शांतिपूर्वक उन्हें सवारी मिल रही थी, वह उनकी जो विद्रोही प्रकृति थी उससे संतुष्ट हो ही नहीं सकती थी। अस्तबल में रानी के गर्दन पर झूल-झूल कर उसके ऊपर स्टूल से उसके ऊपर चढ़-चढ़ कर हमें संतोष नहीं होता था। अंत में छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हमने क्या किया, रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर के उसकी नंगी पीठ पर सवारी करना शुरू कर दिया। बारी-बारी से अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए किस तरीके से ये सवारी करती हैं महादेवी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु, पक्षी, वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। जो बालक है ना बच्चे, वो बहुत निश्चल होते हैं। उनके अंदर जो भाव होता है, उस भाव से अगर हम देखें तो पशु हो गया, पक्षी, वनस्पति सब क्या हो जाते हैं, एक ही भाव के हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक ही भाव के हो जाते और फिर वह एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ पर झूलने लगता था। रोज ही इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। जो निक्की था उसकी पूंछ पर लटकता था और जो रोजी थी उसकी गर्दन पर चढ़ करके बैठ जाती थी और हम सब लोग उसकी पीठ पर ऐसे बैठते थे जैसे कि हमको कोई मयूर सिंहासन मिल गया हो। ऐसा कौन बोलती है? ऐसा महादेवी वर्मा लेखिका बोलती हैं। फिर देखिए बच्चों, एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे-छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई रानी को दिखाने गया और ना जाने किस प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। अब बच्चों, जब उसके भाई का जन्मदिन था तो उसकी नानी ने सोने के कड़े उनके लिए भिजवाए थे। वह सोने के कड़े पहन करके दिखाने गया रानी को, क्योंकि वो जब भी कुछ नया पहनते थे तब रानी को दिखाने के लिए जरूर जाते थे। फिर क्या उसके दिमाग में आया उसके भाई के कि उसने क्या किया बच्चों, दोनों कड़े उतार करके रानी के कानों में, नुकीले कानों में पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता न चला। रानी अपने कानों को खुरे से खोदती और हिलाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। अब देखो बच्चों, क्या था, वह खेल में इतने खो गए थे कि उन्होंने कड़े जो है रानी के कानों में डाले, ये भी उनको पता नहीं था। और घर में जब शाम को माँ ने उनके हाथों में कड़े नहीं देखे तो क्या हुआ, खोजबीन शुरू होती। सब तरफ खोजा बिना, लेकिन कहीं पर भी कड़ों का पता नहीं चला। फिर रानी जो है हिनहिनाते हुए अपने पैर के खुरों से धरती खोदती हुई आवाज करती है। आवाज की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। फिर बाद में बाबूजी का ध्यान उस तरफ जाता है और वो उस गड्ढे को खोदते हैं। वहां देखते हैं कि सोने के कड़े होते हैं, मतलब किसी ने वो कड़े लेकर के गड्ढे में गाड़ दिया था। उस व्यक्ति का तो पता नहीं चल पाया कि किसने गड्ढे में कड़े गाड़े थे, लेकिन जो रानी थी उसने सबके हृदय में अपनी जगह और मजबूत कर ली थी। चलिए, एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था, यह कहकर हमने रमा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई से उत्साह पूछा भाई से उत्साह से पूछा, और भी है? और रमा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मिता भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ क्या होता है। इस घटना ने बहुत विचित्र तरीके से उनके दिमाग पर प्रभाव डाला और स्मरणीय हो गई कि एक सवेरे वह उठते हैं और उनके बगल में, रानी के बगल में एक छोटा सा घोड़ा का बच्चा होता है। अब वह क्या कहते हैं कि रमा ने इतना थका दिया कि निरुपाय घोषणा की गई। रमा को हमने पूछ-पूछ कर इतना थका दिया कि ये कौन है, किसका बच्चा है, कहाँ से आया, क्या है ये? उन्होंने एकदम से घोषणा कर दी कि ये रानी के पेट में था, विश्राम कर रहा था, ये रानी का ही बच्चा है। फिर भाई से उत्साह से पूछा, और भी है? तो रमा ने क्या कहा, भाई ने जब उत्साह से पूछा रमा से कि और भी है, तो रमा ने क्या कहा कि हाँ, और भी, हामी में
सिर हिला दिया। अब हम विस्मित हो गए, मतलब हम हैरान हो गए कि, और क्रोधित भी हो गए, हैरान हो गए और क्रोधित भी हो गए कि यह बच्चा खुद तो रानी का सारा चारा खा जाएगा और विश्राम करने के लिए उसके पेट में भी रहेगा, और खुद तो सवारी कराता नहीं है, और रानी की सवारी कराने के लिए उसके लिए रानी को भी सवारी कराने नहीं देता है। तो बच्चों, यह थी महादेवी वर्मा की एक कुछ अविस्मरणीय घटनाओं में से एक घटना, जिसमें जंतु प्रेम पक्षी जिसमें पशु और जंतु प्रेम को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। इसमें यह बताया गया कि हमें मनुष्य मनुष्य को जानवरों की भी रक्षा करनी चाहिए, उनको भी प्यार करना चाहिए, उनको भी अपने परिवार का यदि हम सदस्य मानते हैं तो वह भी हमें परिवार की भांति ही समझते हैं और हमारे लिए प्यार लुटाते रहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।